डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्यष्टि और आर्थिक सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, प्रकार क्या है, उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे व्यष्टि और आर्थिक विश्लेषण जो है ना, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आता है इसका संबंध। व्यष्टि की बात करें तो ये क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है इसका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। अभी जो विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये किसका कर रहे हैं? व्यक्तिगत इकाइयों से, इंडिविजुअल। इसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। ठीक है, और जो समष्टि की बात करें तो इसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा समग्र से होता है। पूरी अर्थव्यवस्था क्या कह रही है, या पूरा समग्र मतलब ओवरऑल, टोटल, उससे होता है। समग्र मतलब क्या होता है? कुल, टोटल, ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था है और वहां पे व्यक्तिगत इकाइयां हैं। ये आपको पता ही है, इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है यह व्यक्तिगत उपभोक्ता। व्यष्टि क्या कहता है? यह व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग को अनुकूलतम स्थिति प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। और अनुकूलतम, इसमें एक लाइन आती है, अनुकूलतम स्थिति। अनुकूलतम स्थिति क्या होगी? जहाँ पे सब कुछ उसके अनुकूल हो, डिमांड अच्छी आ रही है, प्राइस में प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, और मटेरियल जो रॉ मटेरियल चीज की सप्लाई भी उसके पास प्रॉपर आ रही है, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? अनुकूलतम स्थिति। तो यहाँ पे क्या होता है, उपभोक्ता है, चाहे फर्म है चाहे उद्योग है। अभी फर्म की बात करते हैं, तो फर्म की बात करें तो उसकी समस्या क्या है, साहब रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से, या जो प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो ज़्यादा आ रही थी, तो हमने क्या किया, विश्लेषण किया, उससे पता चला कि कोई कॉस्ट ज़्यादा आने की वजह से प्रॉफिट कम कमा पा रहे हैं और मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या, कॉस्ट कम करने के लिए और कहीं से रॉ मटेरियल लेना शुरू किया और क्या हुआ, अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त किया। सेम चीज के अंदर आता है, तो ये यहाँ पे व्यक्तिगत स्थिति थी, मैंने बताया व्यक्तिगत उपभोक्ता, फर्म और उद्योग की अनुकूलतम स्थिति थी। यहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अनुकूलतम स्थिति है कि कहीं विनियोग कम हो गया है या कंजम्पशन कम हो गया है, जीडीपी गिर रही है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे अनुकूलतम स्थिति पहुंचने में कहाँ किसका एनालिसिस किया जाएगा? दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, समष्टि आर्थिक विश्लेषण। अगर वो होगा तो उसके थ्रू क्या होता है, आप अनुकूलतम स्थिति पहुंचने में ये सहायता करता है और आप अनुकूलतम स्थिति तक पहुंच सकते हैं। फिर तीसरा क्या कहता है, ये सिद्धांत, इस सिद्धांत को मूल्य सिद्धांत कहा जाता है या सीमांत विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। मूल्य सिद्धांत क्यों? क्योंकि इसमें वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है कि वस्तु का मूल्य कितना रखना है ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सको और कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको उनके साथ कम्पीट भी कर सको, आपके जो प्रतियोगी है उनके साथ प्रतियोगिता भी कर सको, स्वस्थ प्रतियोगिता, और साथ साथ में अधिकतम आय, या अधिकतम आय नहीं, अधिकतम प्रॉफिट को अपने लाभ कमा सको, अधिकतम लाभ कमा सको। इसीलिए इसको क्या कहता है, कहा जाता है मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। और सीमांत विश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है कि अगर हम प्राइस 2 रुपए से बढ़ा के 3 रुपए करते हैं, तो 1 रुपये जो बढ़ा उसकी वजह से कितना डिमांड के अंदर डिफरेंस आया, उसका विश्लेषण भी किया जाता है। तो इसीलिए इसको सीमांत या मार्जिनल एनालिसिस भी कहा जाता है, सीमांत विश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसकी अगर बात करें तो इसको क्या कहता है, आय और रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। सीमांत समष्टि आर्थिक विश्लेषण की बात करें या मैक्रो की बात करें तो इसको क्या कहता है, आय व रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड जो भी आय और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में आय रोजगार, रोजगार विनियोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार और विनियोग, राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय रोजगार कितना मिल रहा है, और राष्ट्रीय विनियोग या नेशनल इन्वेस्टमेंट कितना है, वो सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि पूरे राष्ट्र का किया जाता है, इसलिए इसको आय और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा आता है आधुनिक युग में, आज के टाइम में ये काम महत्वपूर्ण है। कौन? व्यष्टि। कारण यह है कि बड़ी समस्याएं जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, ये आदि का अध्ययन नहीं करता है, क्योंकि आदि का अध्ययन, बड़ी चीजों का अध्ययन कौन कर रहा है? समष्टि कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात की जाती है, तो अगर अपन देश की बात करें या बड़े लेवल की बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कम हो जाता है, इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि
फर्म की बात करेगा, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की बात नहीं करेगा, आर्थिक विकास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा। तो इसकी वजह से थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है, बट ये जो है वो आज ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, इंपॉर्टेंट थोड़ा रहता है। क्यों? ये जो बड़ी समस्या है मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, इन सब का सॉल्यूशन या समाधान ये प्रोवाइड कराता है, प्रस्तुत करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है कि भाई जैसे मैंने बोला था आपको कुल आय में ये लिखा कुल आय इज इक्वल टू क्या था, कुल विनियोग प्लस कुल उपभोग, ये था, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को। तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और देश के अंदर, और टोटल कंजम्पशन कितना हुआ। अगर कंजम्पशन कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो इसका कारण क्या है? हो सकता है कोरोना की वजह से हुआ, या कहीं पे टेक्नोलॉजी की कमी आ रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। लोगों की इनकम कम हो गई है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। तो ऐसी चीजों का क्या होता है, ये अध्ययन कौन करता है, यहाँ पे राष्ट्र की बात करें तो समस्या शास्त्र करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कम इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला है राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में सहायक नहीं है। अब मैं राष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो ये नीति निर्धारण नहीं करता है, ठीक है। क्यों? कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर बना सकता यार, मैं नीति की बात कर रहा हूँ, फर्म की बना दूंगा नीति, किसी उद्योग की बना दूंगा, या जो उपभोक्ता है उसकी बना दूंगा, एक पर्टिकुलर उपभोक्ता की उसकी नीति बना सकता हूँ, उसकी पॉलिसी बना सकता हूँ। बट इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे मैं नीति निर्धारण इसमें नहीं कर सकता, बट यहाँ पे मैं नीति निर्धारण कर सकता हूँ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। मैंने आपसे बता ही दिया, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। फिर अगला आता है व्यक्तिगत इकाइयों के उत्पादन में उतार चढ़ाव निर्भर करता है। अभी क्या कहता है, व्यक्तिगत इकाई, ये पर्टिकुलर इकाई के अध्ययन है कि मान लो मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि मेरे प्रोडक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मान लो मार्कर का, तो मार्कर की जो इकाई है, यूनिट्स है, इसमें कितना उतार चढ़ाव है, कितनी डिमांड में कमी या बेसी हो रही है, या तो बढ़ रहा है या कमी आ रही है, क्या आ रही है, उसके बाद में बात करता है। बट यहाँ पे क्या करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन मूल्यों को उतार चढ़ाव पूरे देश के अंदर मार्कर का यहाँ पे फर्क कर रहा है, पूरे देश के अंदर किसी वस्तु का उत्पादन या उसके मूल्यों में उतार चढ़ाव करता है। और लास्ट आता है यह विश्लेषण है तुलनात्मक रूप से सरल होता है, एक छोटी सी जगह पे आपको विश्लेषण करना, एनालिसिस करना थोड़ा इजी होता है, बट यहाँ पर बहुत बड़ा सब चीजें आपको विश्लेषण करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये हार्ड होता है, जटिल होता है। तो ये कैसे डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।